आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक नए झूठ का विश्लेषण करेंगे जो उन्होंने बौखलाहट में दिया है। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अब ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बता दिया है। यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां ना काम धंधा होता है, ना व्यापार, ना आर्थिक गतिविधियां, मृत अर्थव्यवस्था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के कुछ नेता इस बयान से बहुत खुश हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में एक सफेद झूठ बोल रहे हैं और उनकी इस बौखलाहट की आखिर वजह है क्या। इसके बाद आपको अमेरिका और पाकिस्तान की तेल वाली दोस्ती के बारे में बताएंगे। जब ट्रंप भारत को अपनी शर्तों पर सहमत नहीं कर पाए तो अब वो पाकिस्तान में अपने पैर जमाने की कोशिश में है और इसके लिए पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील की घोषणा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्या व्यापार करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान को मुंगेरी लाल का हसीन सपना, जहां पाकिस्तान को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हुए कह दिया है कि एक दिन आएगा जब पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। आज तारीख है 31 महीना है जुलाई और साल है 2025। ये वो तारीख है जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। जब जब इस देश में हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर की बात होगी, तब तब इस देश में इस तारीख को याद किया जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आज ही के दिन एनआईए की विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। ये वही मामला था, ये वही हमला था जिसके बाद देश में भगवा आतंकवाद यानी सैफरन टेरर की थ्योरी गढ़ दी गई थी। देश में यह धारणा बनाने की कोशिश हुई कि एक हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है। अगर 26/11 के मुंबई हमले में कसाब जिंदा ना पकड़ा गया होता तो शायद पूरी दुनिया इस भगवा आतंकवाद पर यकीन भी कर लेती। लेकिन कहते हैं ना, झूठ चाहे जितनी तेज दौड़ ले, सच उसे पकड़ ही लेता है। तो इस झूठ को भी आज सच ने पकड़ ही लिया। आज एनआईए की विशेष अदालत ने मालेगांव बम धमाका मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। यह बम धमाका 17 साल पहले 29 सितंबर 2008 को नासिक जिले के मालेगांव में हुआ था। दावा था कि हमलावरों ने एक मोटरसाइकिल में पहले आरडीएक्स फिट किया, बाद में इसे मालेगांव के एक ऐसे चौक पर खड़ा कर दिया जहां रमजान के दौरान भारी भीड़ जमा थी। जब विस्फोट हुआ तो इसमें 6 लोग मारे गए, 100 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मारे गए सभी लोग मुसलमान थे, इसीलिए उस वक्त देश में हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई। ये आरोप लगाए गए कि कुछ कट्टरपंथी हिंदुओं ने रमजान के महीने में मुसलमानों को निशाना बनाया और वो देश में बढ़ते इस्लामिक आतंकवाद का बदला लेना चाहते थे। उस वक्त इस बम धमाके ने भारत की पूरी राजनीति को भी हिलाकर रख दिया था और कांग्रेस के कुछ नेता पूरे यकीन के साथ कह रहे थे कि इस हमले के पीछे भगवा आतंकवाद ही है। हमले के वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार थी। मुख्यमंत्री कांग्रेस के विलासराव देशमुख थे, जबकि देश में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। इस हमले के तुरंत बाद इसकी जांच महाराष्ट्र एटीएस को सौंप दी गई और एटीएस की जांच इसी बात पर केंद्रित थी कि यह हमला हिंदू आतंकियों ने ही किया है। 20 अक्टूबर से 20 नवंबर 2008 के बीच कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनमें साध्वी प्रज्ञा को मुख्य आरोपी बनाया गया। उन पर यह आरोप लगा कि जिस मोटरसाइकिल से बम धमाका हुआ वो उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड थी और वो इस धमाके की मास्टरमाइंड है। सबसे ज्यादा हंगामा तब हुआ जब एटीएस ने एक आर्मी ऑफिसर को गिरफ्तार किया जिनका नाम था कर्नल प्रसाद पुरोहित। वो मालेगांव के पास नासिक की देवलाली छावनी में तैनात थे और उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने हमला करने के लिए पैसा इकट्ठा किया था और वो कई बैठकों में भी शामिल हुए। ये बात इतनी गंभीर थी कि इसने देश में एक भूचाल ला दिया। एटीएस की जांच पर सवाल उठा कि वो कैसे ऐसा कह सकती है कि सेना के एक कर्नल ने रमजान के दौरान एक मुस्लिम इलाके में बम धमाका कराया। ये सारी गिरफ्तारियां 20 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच हुई थी। अब जो हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसको देखकर जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप अजमल कसाब की ये तस्वीर देखेंगे तो इसमें उसकी कलाई पर एक कलावा बंधा हुआ था और राकेश मारिया ने अपनी एक किताब में बताया है कि लश्कर तैयबा इस हमले को एक हिंदू आतंकी हमला साबित करना चाहता था और कसाब का नाम शुरुआत में समीर दिनेश चौधरी माना गया था। राकेश मारिया उस वक्त मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर थे, जिनकी तस्वीर मेरे हाथ में है। यह दरअसल उनकी किताब है। राकेश मारिया उस वक्त मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर थे
और उन्होंने ही कसाब से पहली बार पूछताछ की थी। ये उनकी किताब है राकेश मारिया की, जिसमें नाम उन्होंने कहा था लेट मी से इट नाउ, अब मुझे बोलने दो। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो शायद मुंबई हमले को भगवा आतंकवाद से जोड़ने की तैयारी थी। तो मैंने वो पेज भी आपके लिए मार्क कर लिया है। आज कोर्ट ने क्या कहा है कि मौकाए वारदात पर कोई भी एहतियात नहीं बरता गया, वहां कंटैमिनेशन हुआ प्रूफ का, यानी जो सबूत वहां पर थे उनके साथ छेड़छाड़ हुई, बैरिकेडिंग तक नहीं की गई। जो जहां धमाका होता है पुलिस कॉर्डन ऑफ कर देती है, कोई वहां चल नहीं सकता क्योंकि वहीं से सबूत मिलते हैं। अगर मोटरसाइकिल में वहां पर आया था RDX जिसमें धमाका हुआ तो ये सारे सबूत तो वहीं से इकट्ठा करने थे, लेकिन उसका कॉर्डन ऑफ भी नहीं किया। ये सब कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है। और ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये घटना 2008 में घटी थी तब पुलिस ने एहतियातन ये सारे कदम क्यों नहीं उठाए? क्यों घटना पर, मौका वारदात पर, सीन ऑफ एक्सप्लोजन यानी जहां धमाका हुआ था उस जगह को बिल्कुल अलग नहीं किया? 2016 में जब NIA की दूसरी चार्जशीट आई तब इसमें यह कहा गया कि साध्वी प्रज्ञा और बाकी आरोपियों पर जो इल्जाम लगाए गए हैं उनके पर्याप्त सबूत नहीं थे। यह इस केस का टर्निंग पॉइंट था जिसने भगवा आतंकवाद का मुद्दा उछालने वालों को बैकफुट पर धकेला। NIA की विशेष अदालत में इस मुद्दे पर मई 2018 से अप्रैल 2025 तक सुनवाई चली, यानी 7 साल 2 महीने 24 दिन तक हर सबूत, हर आरोप पर लंबी बहस हुई। इस दौरान अदालत में कुल 1093 सुनवाई हुई, जिनमें अदालत ने 10,800 सबूतों की जांच की। आप सही सुन रहे हैं, 10,800 सबूत। आरोपियों के खिलाफ 323 गवाह अदालत के सामने पेश हुए। 40 गवाह अपने पुराने बयानों से मुकर गए। 26 गवाहों की उनके बयानों से पहले मृत्यु हो गई और इसके बाद सारे सबूतों को जांचा गया। आखिर में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि मालेगांव हमले में गिरफ्तार हुए किसी भी आरोपी के खिलाफ हमले का दोष साबित नहीं होता है। 7 साल की सुनवाई में ना ये आरोप साबित हुए कि रिटायर्ड कर्नल प्रसाद पुरोहित ने RDX दिया था। जिस मोटरसाइकिल से धमाका हुआ था उसका चेसिस नंबर भी मिट गया, जिससे यह भी साबित नहीं हुआ कि यह मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। यह भी साबित नहीं हुआ कि धमाका मोटरसाइकिल में रखे बम से हुआ था या उसके आसपास रखे किसी और बम से। और इस बात के कभी ठोस सबूत नहीं मिले कि इस मोटरसाइकिल को किसने उस इलाके में खड़ा किया। अगर आज वो रिहा हुए हैं, बाइज्जत बरी हुए हैं, तो उनके जेल में काटे गए 17 सालों का हिसाब कौन देगा? राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है। एक निर्दोष निकलने के बाद मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों। ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है, ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। हमारा टॉर्चर हुआ है, हमारे घुटना टूटा है, नाखून निकाले गए हैं। अभी जो पीड़ा है हम तो रो नहीं सकते, रोने की आदत नहीं है, आदत हमें लड़ने की है। लेकिन अभी जो लड़ाई बाकी है, जो साजिश किया है इस केस में, जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब लड़ाई चालू रहेगी। हम लोगों को जितना टॉर्चर किया गया, जितनी हम लोगों को तकलीफें हुई, जो कुछ भी हुआ हमने कोर्ट के सामने रखा है। हमने कोर्ट के सामने अपना नार्को टेस्ट का रिपोर्ट भी रखा है, जिसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है, वो साबित होता है। पहले से ही कह रहे थे कि हम लोग निर्दोष है, लेकिन 17 साल तो केस की फाइट करनी ही पड़ी हमें। तो आज का फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और हम खुश हैं इस फैसले से, क्योंकि हम पहले से ही निर्दोषी थे और निर्दोषी रहे। इस मुकदमे में 14 आरोपियों को पकड़ा गया था। सभी के सभी आरोपियों को झूठे नाम से और अलग जो जुरिडिक्शन नहीं था मुंबई ATS का, वहां से पकड़ के लेके आए थे। इलीगल डिटेंशन था और टॉर्चर भी किया था, विटनेस को किया था। ओरिजिनल FIR गायब है। हम कहते थे कि कोई आई विटनेस इस केस के अंदर नहीं था। पूरा का पूरा जिम्मेदार तत्कालीन कांग्रेस का नेतृत्व शरद पवार, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, शिवराज पाटिल, शकील अहमद पाटिल, अहमद पटेल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यह लोग हैं। और आज आपको 2 और तारीखों के बारे में बताते हैं जिनके बीच एक अजीब सा रिश्ता है।
पहली तारीख है 19 सितंबर 2008 और दूसरी तारीख है 29 सितंबर 2008। कितने दिनों का अंतर? सिर्फ 10 दिन। इन दोनों तारीखों के बीच सिर्फ 10 दिनों का अंतर है। 19 सितंबर 2008 को दिल्ली का बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी मारे गए थे। और इसके ठीक 10 दिन बाद 29 सितंबर को मालेगांव में बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और इसके पीछे भगवा आतंकवाद को वजह माना गया था। सोचने वाली बात यह है कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर में इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए, तब जैसा कि खुद सलमान खुर्शीद ने कहा था बाहर आकर मीडिया के सामने कि सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे। लेकिन जब मालेगांव हमले के पीछे भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई और यह कहा गया कि हिंदू भी आतंकवादी हो सकते हैं, तो इस पर किसी की आंखों में आंसू नहीं आए। ना इन 6 लोगों के मरने पर किसी की आंखों में आंसू आए। उल्टा 25 अगस्त 2010 को तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि कुछ हमलों में भगवा आतंक का पता चला है। 20 जनवरी 2013 को तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस अपने ट्रेनिंग कैंप्स में हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त हिंदू आतंकवाद की इस झूठी थ्योरी पर कोई नहीं रोया। लेकिन सलमान खुर्शीद के मुताबिक फरवरी 2012 में उन्होंने बताया था कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी भावुक हो गई थी। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। हमने वजीर आजम से भी बात करी, बहुत मामला आगे बढ़ा। यह भी इत्तेफाक है कि इस मामले में लोअर कोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि हिंदू कभी भी आतंकी नहीं हो सकता। आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। काफी आक्रामक अंदाज में अमित शाह बीते दिन राज्यसभा में बोल रहे थे। जो लोग ये कह रहे हैं कि अदालत के फैसले से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने यह बयान लोकसभा में कैसे दिया और क्या उन्हें इस फैसले के बारे में पहले ही पता चल गया था, तो उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि बीजेपी के तमाम नेता ये बात सालों से कह रहे हैं और आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के ऐसे कई बयान मिल जाएंगे जिनमें उन्होंने 15 साल पहले ही भगवा आतंकवाद की थ्योरी को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। ये हमारे छात्रों में ग्राफ करता है और आज आप भगवा आतंकवाद की बात कर रहे हो। मैं भाइयों बहनों आपको पूछना चाहता हूं, आप मुझे जवाब दीजिए, क्या आप हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को सलाम करते हो? उस तिरंगे झंडे में भगवा रंग है? उस भगवा रंग को सलाम करने वाले आप आतंकवादी हो? ये दिल्ली की सल्तनत आपको आतंकवादी कहती है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सेना के जवान जो देश के तिरंगे झंडे की रक्षा के लिए दुश्मनों की गोलियां खाते हैं, दुश्मनों की गोलियों को झेलते हैं, अपने बीबी बच्चों को छोड़ करके इस भारत मां के लिए शहीद हो जाते हैं, तिरंगे की आन बान शान के लिए। जिस तिरंगे में भगवा रंग है, क्या मेरे सेना के जवान आतंकवादी हैं? मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान के हजारों साल पुराने हमारे मंदिर, क्या वो आतंकवाद कहते हैं? क्या हमारे मंदिर आतंकवाद कहते हैं? जहां पर भगवा झंडा फहरता है वो आतंकवाद की प्रेरणा देता है? अरे चूक करो मेरे कांग्रेस के मित्रों, ये वोट बैंक की लालच से
आप इतनी बड़ी महान संस्कृति को अपमानित कर रहे हो। अब बीजेपी भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ने के लिए कांग्रेस से माफी की मांग कर रही है, जबकि विपक्ष के कई नेता ये कह रहे हैं कि वो अदालत के फैसले से खुश नहीं है। अगर इस मामले में सभी आरोपी बरी हो गए तो फिर मालेगांव हमले में धमाका किसने किया था? 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या हमला अपने आप हो गया? ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया RDX मिलिट्री ग्रेड, और NIA ने कहा कि उनके पास नहीं था वो। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपके, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। साक्ष्य बटोरने का काम किसका है? साक्ष्य बटोरने का काम है राज्य सरकार का। और 2008 में जब ये धमाके हुए थे साक्ष्य बटोरने के लिए, उस वक्त कांग्रेस की वहां पर सरकार थी। बहरहाल आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि इस महीने 2 बड़े मामलों को लेकर हमारी अदालतों का फैसला आया। इसमें पहला फैसला 2006 में मुंबई लोकल ट्रेनों में हुए बम धमाकों से जुड़ा था, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया, सभी 9 आरोपियों को बरी किया। इस मामले में सभी आरोपी मुस्लिम थे, जिन्हें लेकर अदालत ने यह कहा कि इन पर बम धमाकों के जो दोष लगाए गए उसके पर्याप्त सबूत नहीं है, और इस फैसले को हमारे देश में खुलकर इसका स्वागत किया गया। लेकिन आज जब 2008 के मालेगांव मामले में निचली अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया और इस मामले में सभी आरोपी हिंदू हैं, तब इस पर अदालत के फैसले को लेकर एतराज हो रहा है और यह कहा जा रहा है कि यह फैसला नाइंसाफी है। यह फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि इस देश में ऐसा कब तक होगा कि जो फैसला आपके एजेंडे को सूट करता है उसे आप सही मानेंगे, और जो सूट नहीं करता उस पर सवाल खड़े कर देंगे। एक और बात, इन दोनों मामलों में आरोपियों के बरी होने की वजह यह है कि उनके खिलाफ जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पेश हुए वो नाकाफी निकले। आज सवाल यह भी उठता है कि अगर 15-20 सालों के बाद भी जांच में खामियां निकलती हैं तो क्या इसके लिए जांच एजेंसियां, पुलिस, सरकारों की जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए? उन परिवारों का क्या? उन परिवारों के बारे में सोचिए जिन्होंने इन बम धमाकों में अपनों को खो दिया, लेकिन इनके असली आरोपियों को आज भी हमारी व्यवस्था सजा नहीं दे पाई। वो कहीं पर इन तमाम खबरों को देखकर शायद मुस्कुरा रहे होंगे, और अगर ये लोग बाइज्जत बरी होते हैं तो इनके 17 सालों का जो इन्होंने जेल में काटा है उसका हिसाब कौन देगा? भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया है। डेड इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां ना तो किसी तरह की आर्थिक गतिविधियां होती हैं, ना कंपनियां होती हैं, ना कारखाने, ना नौकरियां, ना व्यापार। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी है कि वो एक मृत अर्थव्यवस्था है? भारत तो आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भी भारत का है। 2022 से 25 के बीच एक बार ऐसा नहीं हुआ जब अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट 3% से ज्यादा रहा, लेकिन इन्हीं सालों में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट हर बार 6% से ज्यादा रहा, और 2023 में 9.2%, 2023 में 9.2%। इसके अलावा भारत में कुल कामगारों और नौकरी पेशा लोगों की संख्या 60 करोड़ से ज्यादा है, और यह पूरे अमेरिका की आबादी से लगभग 2 गुना है। अमेरिका पर कर्ज भी भारत से कई गुना ज्यादा है। अमेरिका पर उसकी जीडीपी का 120% कर्ज है, जो 3000 लाख करोड़, मतलब आप सोचिए 3000 लाख करोड़ से ज्यादा है, जबकि भारत पर 181 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो हमारी जीडीपी का 53% है। ये आंकड़े कहते हैं कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से कमजोर हो रही है तो वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था को डेड यानी मरी हुई अर्थव्यवस्था बता रहे हैं, और उनकी बौखलाहट का पता चलता है। बौखलाहट इस बात की है कि भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर सहमति नहीं दी है। हाँ, नहीं दी है। भारत अपने किसानों, अपने मजदूरों, छोटे व्यापारियों, डेयरी उद्योग के लिए खड़ा रहा, लेकिन हम अमेरिका के दबाव में नहीं आए, और जब हम दबाव में नहीं आए तो राष्ट्रपति ट्रंप ने वो किया जो वो हर उस देश के साथ करते हैं जो उनकी बात नहीं मानते। या तो मुनीर की तरह जाकर उनका बूट पॉलिश कीजिए, वरना फिर तैयार रहिए। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर भारत को लेकर ऐसी बातें लिखी जिस पर बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा। मैं आपको पढ़कर जरा बताती हूं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि भारत रूस के पास आपस में क्या करते हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर अपनी डेड इकोनॉमीज को और नीचे गिरा सकते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है उनके बोल।
राष्ट्रपति ट्रंप की इन बातों को पढ़कर कोई भी अच्छा नेता पहले वास्तविकता को देखेगा और बाद में इस पर प्रतिक्रिया देगा, लेकिन हमारे देश में मानो राष्ट्रपति ट्रंप की कही बात को कुछ लोगों ने अंतिम और सर्वमान्य सत्य मान लिया। आज भी राष्ट्रपति ट्रंप ने जब ट्रूथ सोशल पर ये बातें लिखी तो विपक्ष के नेता सरकार पर आक्रामक हो गए। वो ये कहने लगे कि हमने तो पहले ही कहा था भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है, मर चुकी है। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दिया। This is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? ये 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए, 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की। तो आपने विपक्ष के दो बड़े नेताओं की बात सुनी। राहुल गांधी को आपने सुना, हालांकि इस मामले में कांग्रेस पार्टी के ही सांसद राजीव शुक्ला का बयान कुछ अलग ही है। जरा सुनिए। ट्रंप का ये कहना कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं, जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जो उसमें काम बढ़ाया, तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। तो इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें ख़त्म कर देगा, उसकी गलतफहमी है। तो ट्रंप की गलतफहमी जी रहा। और सर इम्पोज किया जो टैरिफ की तो मैंने आलोचना की कि ये गलत है। टैरिफ इम्पोज करना हर देश को अधिकार है कि किसके साथ व्यापार करे, उसमें इस तरह रोक लगाना, ब्रिक्स के खिलाफ बोलना, रशिया से इम्पोर्ट के खिलाफ है, बिजनेस के खिलाफ बोलना, ये उनका जो है कतई उचित नहीं है। तो राजीव शुक्ला तो कुछ और ही कह रहे हैं, बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। वो देश की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये देश हमारा, जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, तो हमने आपको बता दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड नहीं हुई है और हमारे देश में भी कुछ विपक्षी नेता सिर्फ सरकार को घेरने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के इस बेबुनियाद बयान को तूल दे रहे हैं। असल में उन्हें ऐसा ना करके इस बात का विश्लेषण करना चाहिए था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बात क्यों लिखी। वो रशिया और भारत के रिश्तों को लेकर ये उनका जो पोस्ट है, यहाँ पर पूरा डेटा भी है, हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। देखिए, इसका बड़ा कारण ये है कि यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत रशिया से उसका कच्चा तेल खरीद रहा है और ये बात राष्ट्रपति ट्रंप को अच्छी नहीं लग रही। मैं आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाती हूँ जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर भारत रशिया से कितना कच्चा तेल खरीद रहा है, जिसकी वजह से ये बौखलाहट फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप में दिखाई दे रही है। ये आप देखेंगे, चीन 51%, पहले नंबर पर है चीन, जो रशिया से उसका 51%, ये देखिए रूस, यहां से 51% सबसे ज्यादा चीन खरीदता है। और भारत है उसके बाद, जो कि 30%, दूसरे नंबर पर, जो रशिया से 30% तेल खरीदता है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि भारत रशिया का कच्चा तेल खरीदकर उसकी मदद कर रहा है और इससे रशिया को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। लेकिन क्या आपको पता है राष्ट्रपति ट्रंप की इस नाराजगी का कोई मतलब नहीं है? अब आप इस ग्राफिक्स को जरा देखिए। पहले भारत यूरोपीय देशों यानी पश्चिमी देशों को सिर्फ 0.2% पेट्रोल, डीजल और विमानों का फ्यूल निर्यात करता था। ये देखिए 0.2% भारत का ये तेल निर्यात हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब ये नंबर क्या हो गया है? अब हम पश्चिमी देशों को 40% पेट्रोल, डीजल, विमानों का फ्यूल, एयर टर्बाइन फ्यूल निर्यात कर रहे हैं। हम दे रहे हैं उनको, वो हमसे खरीद रहे हैं। और क्या आपको पता है कि ये निर्यात रशिया की वजह से ही बढ़ा है?
हम रशिया से जो कच्चा तेल खरीदते हैं उसे भारत में रिफाइन करते हैं, और जब रिफाइन करके इस कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो उन्हें यूरोप के देश हमसे खरीद रहे हैं। अब उनको पता नहीं है कच्चा तेल कहां से आ रहा है, हम उसे रिफाइन कर रहे हैं। यानी रशिया का तेल खरीदता तो भारत है, लेकिन घूमकर कहां पहुंच रहा है? उन्हीं पश्चिमी देशों के पास। इनमें अमेरिका भी है, जिसे भारत अपना 5% पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल निर्यात करता है। अमेरिका, ये वाला नंबर। तो यहां पर जो पहले हम करते थे 0.2% यूरोपीय देशों को, वो यूरोपीय देशों को हम 40% अब कर रहे हैं भारत का तेल निर्यात, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। और अमेरिका भी 5% हमसे खरीद रहा है। अरे साहब, वही कच्चा तेल जो वहां से ले रहे हैं, वही तो हम भी उसको रिफाइन करने के बाद आगे आपके पास बेच रहे हैं, आप उसको खरीद रहे हैं। लेकिन सोचिए, फिर यही देश कहते हैं कि भारत ने रशिया से कच्चा तेल क्यों खरीदा। यहाँ एक सवाल ये भी है कि हमारे देश के जो विपक्षी नेता आजकल दिन रात ये कहते हैं कि भारत अमेरिका के कहने पर सीज फायर कैसे कर सकता है, वो ये क्यों नहीं कहते कि भारत अमेरिका के कहने पर रशिया से कच्चा तेल खरीदना क्यों बंद कर दे। अरे हमें फायदा हो रहा है, हम जिस देश से चाहें उससे कच्चा तेल खरीदेंगे। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, हमें अपने देश में अपने लोगों के लिए सोचनी है, कीमतें कहाँ हैं नहीं है ये सब देखना है। रशिया हमें कच्चे तेल की कीमतों पर अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहा है, हमें प्राथमिकता मिल रही है, हमें भुगतान भी अपनी इंडियन करेंसी यानी रुपए में देने का मौका है। और ये डील के दौरान ही ये तय किया गया था कि हम कच्चा तेल अगर लेंगे आपसे तो रूस इंडियन जो रुपया है उसमें वो पैसा लेगा। और जब इतना फायदा है तो हम रशिया से कच्चा तेल क्यों ना खरीदें। यूक्रेन युद्ध से पहले तक यही सारे पश्चिमी देश भी रशिया का ही तेल और गैस खरीदते थे, तब तो इन्हें रशिया के इसी तेल और गैस से कोई परेशानी नहीं थी। वही पैसा है जो आज रूस लगा रहा है जहां जहां उसे युद्ध लड़ना है यूक्रेन के खिलाफ। राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात से भी एतराज है कि भारत रशिया से हथियार खरीदता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हम पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। जब रशिया बना भी नहीं था और वो सोवियत संघ हुआ करता था, उस जमाने से भारत ने रशिया से हथियार खरीदे हैं, और रशिया सही मायनों में भारत का असली दोस्त रहा है। रूस ने भारत को विमान दिए, भारत के साथ हथियारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, भारत में आकर हथियारों को विकसित किया। आज अगर भारत मेड इन इंडिया हथियार बना रहा है तो इसकी एक वजह रूस की मदद भी है, रशिया की मदद है। एक और तथ्य यह है कि अमेरिका को पहली बार भारत और रशिया के रिश्तों से तकलीफ नहीं हुई है। भारत ने तो हमेशा के रशिया और अमेरिका के साथ संतुलन बनाकर रखा है, लेकिन अमेरिका ने 1965 के युद्ध से लेकर 1999 के करगिल युद्ध तक भारत को हर बार रोका है। 1965 के युद्ध में तो अमेरिका ने भारत को अनाज देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि अगर देश को बचाना है तो हमें त्याग करना होगा और हम एक वक्त की रोटी खाएंगे मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। और उस वक्त हमने अमेरिका की धमकियों का जवाब देने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की थी और आपदा को अवसर में बदल दिया था। और आज भी हमारे पास एक मौका है। आज जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया है, तब हमने अपने किसानों, व्यापारियों, अपने बाजार का हित देखकर देश को पहले रखा है। इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि हमने साफ कहा है कि डेयरी हो, एग्रीकल्चर हो, जब बात किसानों की आएगी तो फिर अमेरिका के दबाव में आने की जरूरत नहीं। अंग्रेजी में से द आर्ट ऑफ नो डील भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है डील ना करने की कला। सरकार ने इस कला के तहत अपने बाजार और अपने लोगों को बचाया। ये देश हित में लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला है जिसका हर किसी को समर्थन करना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप की नाराजगी की एक और वजह यह है कि जब भारत ने रशिया के हथियारों पर अपनी निर्भरता को कम किया तो हम अमेरिका से ज्यादा हथियार क्यों नहीं खरीद रहे हैं। अरे भाई, हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। रक्षा के क्षेत्र में हम अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। हमारे ब्रह्मोस, हमारे आकाश मिसाइल्स हम युद्ध में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी ऑन ग्राउंड वॉर टेस्टिंग हो रही है। 1997 से 2001 के बीच भारत ने अपने कुल हथियारों में से 80% हथियार सिर्फ रशिया से खरीदे थे, लेकिन अब हम सिर्फ 36% हथियार ही रशिया से खरीद रहे हैं। हमारा सारा जोर मेड इन इंडिया हथियारों पर है और यही बात राष्ट्रपति ट्रंप को पसंद नहीं आ रही। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप इस बात से भी नाराज हैं कि भारत ब्रिक्स देशों का हिस्सा है जो डॉलर की जगह किसी और करेंसी में व्यापार करने का विकल्प तलाश रहे हैं, और अमेरिका को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो उससे डॉलर टूट जाएगा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट लग जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान से आप यह समझ सकते हैं कि उनकी असली चिंता का कारण है डॉलर की सेहत।
1973 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब 2025 के शुरुआती 6 महीनों में डॉलर की वैल्यू 10% से ज्यादा गिर गई है। यहां आपको अमेरिका के दोहरे मापदंड भी समझने होंगे। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्रालय ने 20 कंपनियों और 10 जहाजों पर पाबंदी लगा दी, जो अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद ईरान से तेल और पेट्रोकेमिकल्स खरीद रही थी। इनमें 6 कंपनियां भारत की हैं और अमेरिका ने कहा है कि जो ईरान आतंकवाद का समर्थन करता है उससे तेल खरीदकर इन कंपनियों ने ईरान के आतंकवाद को मजबूत किया है, इसलिए अमेरिका इन पर प्रतिबंध लगा रहा है। यह बात अमेरिका ने बहुत अच्छी कही कि जो देश आतंकवाद का प्रायोजक है उसके साथ व्यापार करने वाली कंपनियां भी उसके आतंक की स्पॉन्सर मानी जाएंगी। लेकिन यहां एक सवाल यह उठता है कि क्या इस बात को अमेरिका खुद पर भी लागू करेगा? दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा स्पॉन्सर आज कौन बन रहा है? आतंक को कौन पाल रहा है? कौन सा है वो मुल्क जो आतंक पर ही जीता है? वो मुल्क है पाकिस्तान। और अगर आप वहां पर पैसा लगा रहे हैं तो आप बन रहे हैं आतंक के स्पॉन्सर। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज इसी पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करने का ऐलान किया है और यह भी कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के तेल भंडार को विकसित करने के लिए वहां निवेश करेगा। अब सवाल यही है कि अगर कोई ईरान का तेल खरीदे तो अमेरिका उसे आतंक की मदद मान लेता है, लेकिन वो खुद आतंक की फैक्ट्री, आतंक का एपिसेंटर, आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व विकसित करना चाहता है, पैसा खुद लगाना चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस ट्रेड डील के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद किया, इसे ऐतिहासिक बताया। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स को विकसित करने में मदद करेगा और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। डोनाल्ड ट्रंप को शायद किसी ने यह बताया नहीं कि ऑयल रिजर्व के मामले में पाकिस्तान भारत से काफी पीछे है। अल्प ज्ञान मुश्किलों में डाल देता है। पाकिस्तान के पास 5,619 करोड़ लीटर का ऑयल रिजर्व है, वो इस मामले में विश्व में 52वें नंबर पर है, 52, जबकि भारत के पास 74,730 करोड़ लीटर है और वो दुनिया में 25वें नंबर पर है। और ये ऑयल रिजर्व के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। मौजूदा स्थिति ये बताती है कि पाकिस्तान अगले कई दशक में भी भारत को तो छोड़िए किसी भी देश को तेल बेचने की स्थिति में नहीं आ सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें दिखा रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। पाकिस्तान के 3 राज्यों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में घोषित रूप से ऑयल रिजर्व्स हैं। यहां से पाकिस्तान कच्चा तेल निकालता है। इसके अलावा बलूचिस्तान में हुए सर्वे के बाद दावा किया गया है कि यहां भी बड़ी मात्रा में ऑयल रिजर्व है। अमेरिका इसी ऑयल रिजर्व को विकसित करने की बात कह रहा है। हालांकि बलूचिस्तान में मौजूद तेल के भंडार की अभी तक कोई खास जांच नहीं हुई है, पुष्टि नहीं हुई है और इसे लेकर अभी तक सिर्फ दावे ही किए गए हैं। अब ऐसे में देखिए, पाकिस्तान की बात हो रही है तो आपको पाकिस्तान का एक और कड़वा सच भी जरा दिखा देते हैं। पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देशों का मुस्लिम भाईचारा तभी जागता है जब किसी देश की बहुसंख्यक आबादी गैर मुस्लिम हो, चाहे फिर वो इजराइल हो या भारत। पाकिस्तान की बात हो रही है तो आपको पाकिस्तान का एक और सच, कड़वा सच जो हम दिखा रहे हैं। मुस्लिम भाईचारा तभी जागता है पाकिस्तान का जब किसी देश में बहुसंख्यक आबादी गैर मुस्लिम हो, चाहे फिर वो इजराइल हो या भारत। ये देश मुसलमानों पर अत्याचार का प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, लेकिन खुद ये इस्लामिक देश दूसरे देश के मुसलमानों पर कैसे अत्याचार करते हैं आप उससे अफगानिस्तान की तस्वीरों से समझ सकते हैं। अफगानिस्तान के लाखों लोगों को मुसलमान होने के बाद भी पाकिस्तान और ईरान से मार मार कर भगाया जा रहा है और कोई भी मुस्लिम देश इनकी मदद के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान और ईरान ने कहा है कि अफगानिस्तान के मुसलमान और कानूनी तरीके से उनके देश में रह रहे हैं, इसलिए वो उन्हें डिपोर्ट करना चाहता है। लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपने लोगों को खदेड़े जाने पर पाकिस्तान और ईरान दोनों की आलोचना की है। इसे मानवीय सिद्धांतों, मुस्लिम भाईचारे का गंभीर उल्लंघन बताया। पिछले 3 महीनों में सिर्फ 90 दिन जिसमें करीब 20 लाख अफगानी मुसलमान ईरान, पाकिस्तान और तुर्की से जबरन भगा दिए गए। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या इन मुसलमानों का दर्द आपने कहीं सुना? क्या ये मुसलमान नहीं है और क्या ये मुसलमान खतरे में नहीं आते हैं? जब देश की संसद का कोई सत्र शुरू होता है तो आपको क्या उम्मीद रहती है? पहले ये देखिए जरा।
जी हाँ, जब संसद का कोई सत्र शुरू होता है तो उम्मीद रहती है, यही रहती है ना, कि अब कुछ जरूरी चर्चा होगी, कुछ जरूरी बिल पास होंगे, देश हित जनहित से जुड़े मुद्दे समस्याएं लोकसभा राज्यसभा में उठाई जाएंगी। गोरखपुर से सांसद रविंद्र शुक्ला उर्फ रवि किशन ने देश की संसद में गर्मा गर्म मुद्दा उठाया और यह मुद्दा है गर्मा गर्म समोसों का। उनका सवाल है कि पूरे देश में सभी दुकानों पर समोसे का साइज एक क्यों नहीं है और एक समोसा छोटा दूसरा समोसा बड़ा क्यों है। पहले सुनिए। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र अछूता है। अब सवाल उठता है कि जब देश में बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, डेटा सिक्योरिटी, आंतरिक बाहरी सुरक्षा के अलावा तमाम क्षेत्रीय मुद्दे अपनी लोकसभा क्षेत्र की समस्याएं, तब सांसद में समोसों के साइज पर बहस कितनी जरूरी है।